डियर स्टूडेंट्स, जैसा मैंने आपको बताया था कि मैं हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स का लेक्चर 2 भी लूँगा, क्योंकि उसमें बेसिकली फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इसके लिए एक अलग से क्लास लेना बनता था और मैं यहाँ ले रहा। एंड आई होप कि इस नीट एंड जेई क्रैश कोर्स में ये लेक्चर भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। तो जैसा मैंने पिछले वाले लेक्चर में अपने बताया था हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स के, कि थर्मोडाइनमिकल प्रोसेस बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी क्वेश्चन को सॉल्व करने में, खास तौर से इस इक्वेशन को ध्यान में रखते हुए डेल क्यू इक्वल टू डेल यू प्लस डेल डब्ल्यू। मैं आपको दिखाऊंगा कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स में कैसे थर्मोडाइनमिकल प्रोसेस का इम्पैक्ट रहता है। फिर मैं इसमें कार्नोट इंजन के बारे में भी दिखाऊंगा कि कैसे ये लोग नीट वालों ने या जेई वालों ने क्वेश्चन पूछ रखा है। साथ ही साथ मैं एक और चाहता हूँ कि पीवी कर्व भी आप यहाँ से जान लें कि पीवी कर्व से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे गए। ठीक है, तो होपफुली इट विल वर्क फॉर यू। तो सबसे पहले मैं ये कार्नोट इंजन बाद में बताऊंगा आपको कि एक ही फार्मूला, यानी ये सिंपल फार्मूला अलग अलग क्वेश्चन देने के लिए चांस जनरेट करता है। कैसे? कभी सोर्स की बात अजीबोगरीब तरीके से रख के, कभी सिंक की, कभी इफ़िशियंसी की। तो एक फार्मूला डिफरेंट क्वेश्चन बना सकता है, बट या ऐसे कह ले प्रोवाइडेड कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, बस ये। सो मैं अभी दिखाऊंगा आपको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की बेसिक इक्वेशन कहती है। वैसे तो आपको बता दूं जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स भी है, लेकिन दोनों इतने बेसिक हैं कि उनसे क्वेश्चन बनते नहीं है। फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि इफ सिस्टम A is in equilibrium with B and B is in equilibrium with some another system C, then A and C will always be in equilibrium. क्लियर है? यानी A अगर B के साथ इक्विलिब्रियम में बनी हुई है, यानी टेम्परेचर कांस्टेंट है दोनों का, सिस्टम का थर्मोडायनेमिकल जो इक्विलिब्रियम होल्ड कर रहा है, और B का C के साथ होल्ड कर रहा है, तो A का C के साथ भी होल्ड करना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट लॉ अभी बताता हूँ। सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में दो हैं स्टेटमेंट, बिकॉज प्लैंक, क्लैसियस, इन दोनों मतलब इन दोनों का अपना इंपॉर्टेंस है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में। पहला लॉ तो कहता है हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम लोअर टेम्परेचर टू हायर टेम्परेचर, और हीट कैन नॉट फ्लो फ्रॉम कोल्डर बॉडी टू हॉटर बॉडी। यानी संभव नहीं है कि आप सिस्टम में फ्लो करा दें लोअर टेम्परेचर से हायर, अनटिल और अनलेस एन एक्सटर्नल एजेंसी इज वर्किंग। अगर बाहर से जब तक कोई मशीन नहीं ला रहे हैं तो नेचुरल फ्लो हीट का नहीं होगा। जैसे करंट का फ्लो हमेशा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल साइड में देखा जाता है, सिमिलरली हीट का फ्लो हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर, यानी कॉफ़ी से टेम्परेचर रिलीज होके कोल्ड ड्रिंक में जाएगा, ना कि कोल्ड ड्रिंक से टेम्परेचर आ जाएगा हीट में। लेकिन आपका ऑब्जर्वेशन हो सकता है कि अरे सर चाय भी तो ठंडी हुई, तो भाई उसने लॉस किया अपना टेम्परेचर। ठीक, सिस्टम का टेम्परेचर लॉस हुआ, सराउंडिंग में है, सराउंडिंग में अगर कोल्ड ड्रिंक बगल में रखी हुई है तो कोल्ड ड्रिंक का टेम्परेचर भी निश्चित है थोड़ा राइज करेगा रैदर की पहले क्या था। ठीक, तो डिपेंड करता है सिस्टम और सराउंडिंग के टेम्परेचर पर, लेकिन कंडीशन या लॉ हमेशा वैलिड रहेगा कि हायर टू लोअर हीट फ्लो करेगा। ठीक है, दूसरा यही सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का इक्वेशन क्या कहता है, कोई ऐसा सिस्टम नहीं बनाया जा सकता जिसमें जितना हम सिस्टम को इनपुट दें सेम आउटपुट मिल जाए। यानी देयर इज नो सच इंजन इन दिस वर्ल्ड विच इज कैपेबल ऑफ प्रोड्यूसिंग द वर्क दैट इज in terms whatever the heat has been given to the system। यानी there is no such engine which have a 100% efficiency, जो कि बाद में हम दिखा भी रहे थे आपको कॉर्नॉट के टर्म में, कि कोई ऐसा इंजन नहीं है जिसमें जितना आप इनपुट डालें उसी के बराबर आपको आउटपुट मिल जाए। ठीक है, तो वापस हम आते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में, जो मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है नीट के लिए। यहाँ से क्वेश्चन आप कैसे टैकल कर सकते हैं। आइसोथर्मल पे देखिए क्वेश्चन देते हैं, तो आइसोथर्मल प्रोसेस में अगर क्वेश्चन आ रहा है तो आप हमेशा ध्यान में रखिएगा आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल टी जीरो होने वाला है। ठीक, बताया टी जीरो नहीं होने वाला है, लेकिन दिमाग में आना चाहिए चेंज इन टेम्परेचर जीरो होगा तुरंत, और चेंज इन टेम्परेचर आया तो डी यू यानी इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला होता है एन सी वी डेल्टा टी यानी डी टी। तो डी यू मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज इक्वल टू डी टी। ये कांस्टेंट है, नहीं होगा चेंज, ये कांस्टेंट है, नहीं होगा चेंज, और ये हो गया जीरो।
तो इसका मतलब पूरा डी यू हो गया 0। समझ में आया? और ये हो गया 0, तो डेल क्यू क्या आया? डेल डब्ल्यू। आप देखिएगा आइसोथर्मल प्रोसेस ग्राफ देखे क्वेश्चन पूछेंगे तो पता चला आपको जो सिस्टम में हीट चेंज आ रहा होगा वही एग्जैक्टली वर्क के बराबर होगा। आई होप ये फर्स्ट कंडीशन केस 1 आपको क्लियर होगा। यानी आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या होगा, डेल यू क्यों 0 हो रहा है? चूंकि डी यू फंक्शन है डी टी का, डी टी आइसोथर्मल प्रोसेस में 0, तो ओवरऑल डेल यू 0 यानी इंटरनल एनर्जी में भी चेंज नहीं होगा, और डेल क्यू यहां से सीधे क्या आ गया? डेल डब्ल्यू के। ठीक है, अब फिर एक और कमाल दिखाते हैं। अब आइसोथर्मल प्रोसेस ना लेके आइसो बारिक प्रोसेस लेते हैं। क्या लेते हैं? तो थोड़ा सा आपका नॉलेज बढ़ा दूं, आइसोबारिक प्रोसेस में क्या होता है? आइसोबारिक प्रोसेस में वही कि प्रेशर का चेंज नहीं होगा, यानी डेल पी 0। तो डेल पी 0 होगा तो आप यह याद रखिएगा डेल डब्ल्यू बराबर, कई लोग कंफ्यूजन में पी डी वी के जगह यहाँ डेल पी वी भी लिख देते हैं। मैं जबकि आपको दिखाऊं, जब आइसोबारिक प्रोसेस में पी कांस्टेंट हो गया तो पी वी बराबर एन आर टी होता है। अगर पी कांस्टेंट है पूरा सिस्टम में एन आर कांस्टेंट है तो वी चेंज होगा। यानी थर्मोडायनामिक प्रोसेस जब भी होता है एक कोई पैरामीटर कांस्टेंट रखते हैं, बाकी दो पैरामीटर के साथ खेल रहे होते हैं, तो यानी यहाँ v का चेंज आ गया होगा। तो यानी v का चेंज आ गया होगा p कांस्टेंट होने पे, तो यानी डेल v होगा। तो यानी डेल w 0 नहीं कर दीजिएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट है। और डिटेल में भी आप इसका देख सकते हैं कि अगर ग्राफिकल एनालिसिस लिखाऊं कि यहाँ डेल w आइसोबारिक प्रोसेस में लड़कों को याद आता है कि w का फार्मूला pv होता है, यानी कर्व अंडर pv, यानी पीवी कर्व वर्क देता है, तो वहाँ से पी तुरंत 0 कर देते हैं, यानी वर्क को पूरा 0 लेते हैं। ऐसा नहीं करिएगा, नहीं अननेसेसरी आपके जो 4 नंबर मिलने वाले थे वो कट जाएंगे। और मैं एक छोटा सा और एग्जांपल दिखा रहा हूँ। पीवी कर्व में अगर वी कांस्टेंट हो जाए और प्रेशर बढ़ता हो, ठीक, तो यहाँ पर डेल डब्ल्यू 0 होगा, क्योंकि उसे डेल वी यहाँ 0 हो गया कर्व में। हालांकि मैं आइसोकोरिक जिक्र नहीं कर रहा, लेकिन मैं दिखा रहा कि यहाँ अगर वॉल्यूम का चेंज ना हो तो कोई एरिया नहीं कवर कर रहा है, ये सिंगल लाइन है, तो वर्क 0 आना है। लेकिन लेट से एक छोटा सा याद रखने का तरीका दिखा रहा आपको, कैसे याद होना चाहिए या क्या कॉन्सेप्ट है। अगर P कांस्टेंट होता है तो एटलीस्ट ये एरिया सिस्टम कवर कर रहा है, और अगर ये एरिया सिस्टम कवर कर रहा है तो इसका मतलब डेल W इज नॉट इक्वल टू 0, कि उसे एरिया मिल रहा है, यानी वर्क डन होगा। तो याद रखिएगा आइसोबारिक प्रोसेस में ये पूरी इक्वेशन लग रही होगी, प्रोवाइडेड कि और कुछ कंडीशन ना दी गई। तो ये न्यूमेरिकल आइसोबारिक प्रोसेस के लिए। अब हम क्या करेंगे, ये तो था केस 2, अब केस 3। केस 3 किसका है? आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोकोरिक जो लोग पसंद करते हैं सी अच्छा कहते हैं, तो मत कहिएगा, अच्छा नहीं लगता, सम्मान देना है तभी चीज़ें सीख पाएंगे। कुछ लोग कहेंगे सर कहना तो यही है, वैसे केमिस्ट्री में भी आप वही कह सकते थे, यानी सी एस से आगे समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लेकिन आइसोकोरिक ओवरऑल आपको याद रखना है कि ये वॉल्यूम कांस्टेंट की कंडीशन है, यानी आइसोकोरिक प्रोसेस में डेल वी 0 होना है। और डेल वी 0 होना है इसका मतलब डेल डब्ल्यू पी डी वी से, पी डी वी लिखें या डी डब्ल्यू या डेल, अभी चूंकि 11-12 की क्लास हो जाती है तो डेल्टा डिफरेंशियल का फॉर्म ले, तो इसमें बहुत दुख नहीं होना चाहिए कि ओवरऑल 0 हो गया। अगर ये 0 हो गया तो डेल क्यू क्या हो गया? डेल यू। और आप विश्वास नहीं करेंगे, यहाँ से टेम्परेचर पूछ देते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस के लिए, टेम्परेचर का क्या चेंज हुआ, तो पता चलेगा आपको जो इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा डी डेल क्यू की मदद से निकलेगा, और फिर वापस डी यू रख दिया जाएगा किसमें? एन सी वी डेल्टा टी में। क्लियर है? कोई दिक्कत? यानी अगर डी यू पता चल गया तो डी टी पता चल जाएगा। ठीक है, अब एक और प्रोसेस जिसका नाम है एडियाबेटिक, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। एडियाबेटिक प्रोसेस में जो जानने वाली बात है वो ये है कि सिस्टम ना हीट देगा ना सिस्टम हीट लेगा, यानी डेल क्यू 0 होना है। ठीक है,
और डेल क्यू जीरो होना है तो मतलब डेल यू डेल डब्ल्यू के बराबर आएगा, यानी चेंज इन इंटरनल। माइनस साइन क्यों नहीं लगा रहा है, क्योंकि यहाँ चेंज है, ये चेंज कवर कर लेता है, प्लस से माइनस हुआ या माइनस यानी कम से अधिक हुआ या कम अधिक से कम हुआ, ये इक्वेशन ऑलरेडी उसमें ये बात अंडरस्टूड है। क्लियर? एडियाबेटिक प्रोसेस। लेकिन एक बात और, खाली इतने से ही काम नहीं चलेगा न्यूमेरिकल में। न्यूमेरिकल में एडियाबेटिक इक्वेशन पीवी की पावर गामा इज इक्वल टू कांस्टेंट, और फिर कर्व से परेशानी। एक तो बताया कि कर्व अंडर पीवी ग्राफ गिव्स यू वर्क, एक पीवी का और गामा आ गया, लो बी की पावर 1 नहीं है, बी की पावर गामा, ये कांस्टेंट गामा मतलब वेयर गामा इज एडियाबेटिक कांस्टेंट, सीपी बाई सीवी से और क्या याद आया, मेयर्स फार्मूला, सीपी माइनस सीवी इक्वल टू आर। अब फिर गामा निकलेगा कहाँ से, गामा का फार्मूला 1 प्लस 2/f, एफ किस चिड़िया का नाम है, डिग्री ऑफ फ्रीडम। डिग्री ऑफ फ्रीडम किसके लिए, मोनोटॉमिक के लिए 3, डायटॉमिक के लिए 5। ये 3 और 5 क्या बोल रहे हैं आप सर, भाई जितने फ्री मोड हैं, एक की एनर्जी है 1/2 kBT, तो अगर मोनोएटॉमिक है तो 3 मोड हैं ट्रांसलेशन के, ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस, तो यहाँ 3/2 kBT, तो यही जो 3 होता है यहाँ पर f लिखते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम में। ठीक, तो मैं क्रैश कोर्स टाइप से ही बता रहा, डिटेल में जब कभी लेक्चर लूँगा तो और डिटेल में बताऊँगा, जो लोग नेक्स्ट ईयर की तैयारी करेंगे या कभी। लेकिन अभी फ़िलहाल में आप इतनी बात याद रखें, गामा इज CP/CV। गामा क्यों, एडियाबेटिक इक्वेशन में गामा आ रही है, CP माइनस CV इक्वल टू आर, मेयर्स लॉ। अगर कभी भूल जाएं, गामा दिया हो तो CP इस इक्वेशन से, गामा दिया हो तो CP CV का रिलेशन मिल रहा है, और CP या CV कुछ भी पता हो तो गैस कांस्टेंट की मदद से दूसरा पता कर लेंगे। दूसरी बात, इस दिए गए इक्वेशन में अगर मोनोटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइटॉमिक, जैसा कि ग्राफ पूछा गया है नीट के लिए, 3 ग्राफ दे दिए गए हैं, बताया गया कि बताइए इसमें कौन मोनोटॉमिक है, डायटॉमिक, ट्राइटॉमिक, तो बस मैं अभी दिखाऊंगा कि गामा की पावर डिसाइड करेगा कि कौन मोनो, डाया और ट्राया होंगे। ठीक है, तो फिलहाल में अभी ये बात आपको समझ में आई होगी। गामा एडियाबेटिक कांस्टेंट कहला रहा है, एडियाबेटिक कांस्टेंट की वैल्यू 1 + 2/f है, f डिग्री ऑफ फ्रीडम है, डिग्री ऑफ फ्रीडम डिसाइड की जाएगी कि गैस कौन सा लिया गया, मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राइटॉमिक। अगर मोनोएटॉमिक ली गई तो यहाँ 3, डाया 5, और ट्राया में लीनियर है कि नॉन लीनियर, ठीक है, तो वहाँ 6 और 7 अकॉर्डिंगली। ठीक, तो चूँकि जितना है मैं कोशिश कर रहा कि इस वीडियो में कवर करूँ, लेकिन ऐसा ना हो जाए कि बहुत जल्दी सब कुछ बता दूँ और कुछ भी ना आए, तो इतनी बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए। अब एडियाबेटिक प्रोसेस का एक प्रोसेस और बचा साइक्लिक, लेकिन उससे पहले मैं एडियाबेटिक प्रोसेस में आपको दिखाना चाहूँगा जहाँ से क्वेश्चन ग्राफिकल बन जाते हैं और दुख दर्द देने लगता है। देखिए ग्राफ कैसे क्वेश्चन बना देंगे, जैसे ये एक दे दिया P और एक दे दिया V। अब ये पूछा ये एडियाबेटिक है कर्व, अगर ये 1 कर्व है और ये 2 है, तो पूछा 1 एडियाबेटिक है कि आइसोथर्मल। तो कई लोग रट के जाते हैं, ऊपर वाला होगा तो आइसोथर्मल, नीचे वाला होगा तो एडियाबेटिक। सही है, आप सही रटे हैं, लेकिन ये देखिए अब दुख दर्द, अब यहाँ पर ये एक्चुअली हो जाएगा एडियाबेटिक और ये हो जाएगा आइसोथर्मल। आप बोलेंगे अरे ऐसा कैसे, तो मैं बता दूँ फिजिक्स वाइज तो ये एक्सपेंशन हो रहा है, ठीक है, और ये कंप्रेशन हो रहा है, फिजिकल फिनोमेना चेंज हो रहा है, लेकिन मैथमेटिकली ये चेंज कैसे हो गया, ये आइसोथर्मल कर्व एडियाबेटिक का कैसे फॉर्म ले लिया। तो बस 2 बात ध्यान से देखिएगा, शायद काम कर जाए। देखिए आइसोथर्मल में PV बराबर nRT होता है, ठीक, तो ये P भाई आइसोथर्मल मतलब n कांस्टेंट था, R कांस्टेंट था, T को कांस्टेंट कर दिया तो ओवरऑल कांस्टेंट, तो P इज प्रोपोर्शनल टू 1/V। लेकिन एडियाबेटिक में क्या था, ये आइसोथर्मल के लिए, किसके लिए, आइसोथर्मल के लिए। अब एडियाबेटिक के लिए, एडियाबेटिक में PV की पावर गामा कांस्टेंट है, ठीक, तो यहाँ से P इज प्रोपोर्शनल टू 1/V की पावर गामा। अब डियर फ्रेंड्स, अगर V की वैल्यू अधिक होगी तो P कम होगा, तो यहाँ पर V की वैल्यू सेम रखिए, तो यहाँ एडियाबेटिक में P कम आना चाहिए, इसमें समथिंग पावर गामा है, तो यानी अगर V की वैल्यू अगर 2 रखें, यहाँ भी 2 रखें, और गामा की वैल्यू मान लीजिए, गामा की वैल्यू लेट से 2 माना, तो ये गामा की वैल्यू अगर 1 से अधिक है, गामा की वैल्यू हमेशा 1 से अधिक आती भी है, ये भी याद रखिएगा। तो अगर 1 से अधिक है तो इसका मतलब ये इससे अधिक हो गई, और इससे अधिक हो गई तो प्रेशर कम हो गया,
तो यानी जिसका प्रेशर कम होगा वो एडियाबेटिक होगा। देखिए फिर से बात समझिएगा, प्रेशर प्रोपोर्शनल है 1/वॉल्यूम के, यहाँ प्रेशर प्रोपोर्शनल है 1/v की पावर गामा के। जिसका v अधिक होगा तो उसका p कम होगा, लेकिन अब यहाँ तो दोनों में ही v ही है, फिर कैसे कंपेयर कर रहे हैं? तो हम कह रहे हैं एक v कांस्टेंट लीजिए, मान लीजिए वो कोई v ये है, ये v यहाँ रखिए, v यहाँ रखिए, यहाँ v की वैल्यू अगर 2 है, लेट्स से वॉल्यूम 2 है, यूनिट 2 यूनिट कुछ भी है, यहाँ भी 2 रखिए, तो ये 2 की पावर 4 हुई। तो अब ये अधिक आएगा कि ये अधिक आएगा? ये 1/2 और ये 1/4, तो ऑब्वियस है ये कम आएगा, और इस पे देखेंगे ये कम है। ठीक, क्लियर? अब यहाँ देखें आप, यहाँ भी सेम वही काम करिए। अब यहाँ वॉल्यूम अधिक से कम कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? अधिक से कम। तो जब ये कम होगा, अधिक से कम, इसमें गामा फैक्टर से कम हो रहा है, यानी इसमें कुछ पावर भी लग गई है तो और कम हो जा रहा है। तो अगर और कम होगा तो इसमें प्रेशर और अधिक बढ़ेगा। पहले वाले केस में उल्टा था, पहले वाले केस में v की एक फिक्स वैल्यू रख रहे थे, तो v की पावर होने की वजह से अगर ये अधिक आ गया तो ये कम हो रहा था। यहाँ क्या कर रहे हैं? कंप्रेशन में वॉल्यूम धीरे धीरे, सॉरी ये देख रहे हैं एक्सपेंशन था, ये कंप्रेशन था, तो यहाँ कंप्रेशन धीरे धीरे वॉल्यूम कम कर रहे हैं, तो इसका मतलब है p बढ़ना चाहिए। इसमें भी कम कर रहे हैं, इसमें भी कम कर रहे हैं, लेकिन इसमें गामा के फैक्टर से कम कर रहे हैं, तो यानी ये पावर, और जब इसे कम कर रहे थे तो ये गामा है इसकी पावर, तो इसका मतलब है ये बहुत कम हुआ, तो इस समय ये और ज़्यादा हो गया। तो इसीलिए अब एडियाबेटिक की वैल्यू ज़्यादा आना चाहिए, यानी इसके केस में प्रेशर ये आना चाहिए, इसके केस में प्रेशर ये आना चाहिए, और यहाँ पर प्रेशर। आई होप कि ये जो ग्राफ है, ये जो डिस्क्रिप्शन है, कभी भूलेंगे नहीं। अब 1 2 3 4 नीट 17 का क्वेश्चन देखिएगा, 4 प्रोसेस दिए थे, उसमें भी एकदम फर्जी तरीके से ये ऐसा करके, हाँ, और एक ऐसा करके, सॉरी, ये अगर ये बात समझ में आ गई तो मैं आपको मिटा दूँ ग्राफ का फ्लेवर देने के लिए कि कैसे कैसे लोग पूछ लेते हैं। आइसोथर्मल दे देंगे, एडियाबेटिक दे देंगे, जैसे ये P दे दिया, V दे दिया, एक ये और पता चला एक ये और एक ये। अब पूछा कौन कौन सा प्रोसेस है, देखो भाई 4 देखेंगे, मैथ्स कॉलम टाइप का था, ये ऑब्वियस है। प्रेस, यहाँ वॉल्यूम क्या है? कांस्टेंट, यहाँ प्रेशर क्या है? कांस्टेंट, तो ये क्या हो गया? आइसोबारिक प्रोसेस। देख लीजिएगा आप, ये क्या हो गया? आइसोपोरिक प्रोसेस। बच्चा कंफ्यूजन इनमें और इनमें, तो ये ऑब्वियस है, V की सेम वैल्यू पे प्रेशर जिसका अधिक होगा, अगर ये एक्सपेंशन है तो ये आइसोथर्मल, और ये एडियाबेटिक। आई होप ये बात आपको समझ में आई होगी। क्लियर? आइसोथर्मल क्यों? सेम वॉल्यूम पे इसका प्रेशर जिसका अधिक आया होगा वो आइसोथर्मल, जिसका कम आया होगा एडियाबेटिक, लेकिन एक्सपेंशन के दौरान।